नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञानवाणी में। और हम लोग देख रहे हैं यूपी टेट की क्लासेस, जिसमें आज हम लोग जो सीरीज शुरू करने वाले हैं उसमें हम लोग देखेंगे मैथ का पीवाईक्यू, जो कि 2021 के पेपर में पूछा गया है। इस सीरीज में हम लोग ईयर वाइज और सब्जेक्ट वाइज ईयर वाइज और सब्जेक्ट वाइज जो है वो प्रश्नों को हल करेंगे। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है मैथ, और इसमें हम लोग 2021 का प्रश्न पेपर लेके आए हुए हैं, जो कि प्राइमरी लेवल में पूछा गया प्रश्न है। तो 2021 में पूछा गया प्राइमरी लेवल का यूपी टेट का जो मैथ का पोर्शन है। तो 30 प्रश्न आते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है। तो 30 प्रश्नों का हल हम एक एक करके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी जरूर दबाइए, जिससे हमारी जो क्लासेज हैं वो आपको समय से मिल जाएं। चैनल पर जो हमारा वीडियो है अगर आपको पसंद आए तो उसे लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने अन्य साथियों के साथ भी शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है, ये हमने पहले ही बताया कि ये क्या है, यूपी टेट 2021 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे ये यूपी टेट का पेपर है, 2021 में पूछा गया है और प्राइमरी लेवल का है। ठीक, 1 से 5 वाला पेपर है। ठीक, 6 से 8 वाला भी पेपर हम लोग लेके आएंगे, तो एक एक क्लास हम लोग देखेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है, कह रहा है कि यदि 15 मजदूर एक सड़क को 48 घंटे में बनाते हैं, तो उसी काम को 30 घंटे में करने के लिए आवश्यक मजदूरों की संख्या कितनी है। हमें निकालना है कि यदि एक सड़क को 15 मजदूर 48 घंटे में बनाते हैं, तो उसी सड़क को 30 घंटे में बनाने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होती है। ठीक, तो इसका एक सिंपल सा फार्मूला है, M1 T1 बराबर M2 T2। ये फार्मूला याद रखेंगे, M1 T1 बराबर M2 T2। M1 क्या है, M1 है आदमियों की संख्या, M1 क्या है आदमियों की संख्या, और T1 क्या है, T1 है समय कितना लगा। ठीक, तो ये M2 क्या है, जो अलग दूसरे आदमियों की संख्या या अन्य आदमियों की संख्या, और T क्या है, दूसरा हमारा जो समय है। ठीक, तो M1 का मतलब है कि पहले हमारे कितने आदमी थे, तो पहले हमारे पास थे 15 आदमी। T1 कितना है, पहले कितना समय लग रहा था, 48 घंटे का, तो समय हमारा हो गया 48 घंटे बराबर। कह रहा है उसके बाद कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी, अर्थात हमें M2 निकालना है, और समय का मतलब है कि कितना समय लगा तब, 30 घंटे। ठीक, क्या है हमारा फार्मूला, हमारा क्या है, M1 T1 इज इक्वल टू M2 T2। M1 क्या है आदमियों की संख्या, T1 क्या है समय जो पहले समय लगा, M2 क्या है बाद में आदमियों की संख्या, और T2 क्या है बाद में लगा समय। तो पहले आदमी हमारे पास कितने थे, 15, समय कितना लग रहा था, 48 घंटे। कह रहा है अब कितने मजदूरों की संख्या, अब कितने मजदूर लगेंगे जब वही काम हमारा 30 घंटे में खत्म करना है। तो हमें M2 निकालना है। तो सीधे से 15 गुड़े 48, 30 इधर गुड़े में है, इधर आएगा तो कितने में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, और ये हमारा हो गया M2। अब M2 निकालेंगे तो 15 दूना 30, और 2 से 48 को काटेंगे तो आएगा 24। M2 का मान आ जाएगा 24, अर्थात मजदूरों की संख्या हो जाएगी 24। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। तो ये फार्मूला याद रखेंगे, इसको जरूर नोट कर लेंगे। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न है, कह रहा है वह न्यूनतम अंक। यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे, न्यूनतम पूछ रहा है या अधिकतम पूछ रहा है। तो वह न्यूनतम अंक जिसके लिए संख्या 3 2 4 x 3 4 2 11 से विभाज्य है। संख्या क्या है हमारी, 3 2 4, यहाँ पे x है, और 3 4 2, ये पूरी की पूरी क्या है, एक संख्या है। कह रहा है कि ये 11 से अगर विभाज्य है तो यक्स का मान न्यूनतम कितना होगा। 11 से विभाज्यता का नियम हमने बताया था कि 11 से कोई संख्या तब विभाजित होगी जब विषम संख्या के स्थानों का योग और सम संख्या के स्थानों का योग, दोनों का जो अंतर है, विषम संख्या के स्थानों का योग और सम संख्या के स्थानों के योग, दोनों का अंतर कितना हो, या तो 0 हो या तो 11 से क्या हो, विभाज्य हो, या तो 0 हो या तो 11 से विभाज्य हो। तो इस संख्या को हम देख लेते हैं यहाँ पे, इस संख्या को हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे, देख लेते हैं। इसके विषम स्थानों का योग और सम स्थानों का योग निकाल लेते हैं। तो विषम स्थानों का योग क्या हो जाएगा, सम स्थानों का योग और विषम स्थान,
विषम स्थानों का योग, यहाँ पे ये हो गया 3, यहाँ से मिला हमें 2, यहाँ से मिला हमें 4 और यहाँ से मिला हमें 3। अगर इन चारों को जोड़ेंगे तो 2 और 3 5, 4 9, 3 12। हमें इसका अंतर निकालना है, किससे? समस्थानों का योग। किससे? समस्थानों का योग। समस्थानों का योग देखें, समस्थान में कौन सा है? 4 है, यक्ष है और 2 है। अगर इसको जोड़ेंगे तो 4 और 2 6 और प्लस एक्स, 4 और 2 6 प्लस एक्स। अब हमें क्या निकालना है? दोनों का अंतर निकालना है। तो क्या होना चाहिए? दोनों का अंतर या तो 0 होना चाहिए या तो 11 से विभाज्य होना चाहिए। चूंकि हमें निकालना है न्यूनतम अंक, तो दोनों का अंतर कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। दोनों का अंतर क्या कर देंगे हम? 0। तो 12 में से हम घटाएंगे 6 प्लस एक्स को, ये हमारा बराबर होना चाहिए 0 के। तो देख लेते हैं, 12 माइनस ये कितना हो जाएगा? 6 और ये हो जाएगा माइनस एक्स बराबर 0। 12 में से 6 जाएगा, आएगा 6, और अगर माइनस एक्स बराबर के उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस एक्स। इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। अगर हम एक्स का मान यहाँ पे न्यूनतम कितना रख दें? 6 रख दें, तो ये जो संख्या है जो दी गई है ये 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे अगर 6 रखेंगे तो विषम स्थानों का योग, ये क्या है हमारा? सम स्थानों का योग। सम स्थानों का योग भी कितना आ जाएगा? 12, और विषम स्थानों का योग भी कितना है? 12। दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। और 0 आने का मतलब है ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है। तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 6। इसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न है, कह रहा है कि एक वृत्त और उसके अंदर बनने वाले अधिकतम बड़े वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है? ठीक, तो देख लेते हैं यहाँ पे। एक वृत्त, सबसे पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं, और कह रहा है कि इसके अंदर बनने वाले अधिकतम बड़े वर्ग के क्षेत्रफल। तो किसी भी वृत्त के अंदर जो अधिकतम बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बनेगा, उसका जो विकर्ण होगा, उस वर्ग का जो विकर्ण होगा, एक मिनट यहां से देख लेते हैं। ये हमारा वृत्त हो गया, तो इसका जो अधिकतम बड़ा वर्ग का बनेगा वो, ठीक, ये हमारा हो गया वर्ग जो कि वृत्त के अंदर है। ठीक, इसका जो विकर्ण होगा वो इसके केंद्र से होके जाएगा। किसी भी वृत्त के अंदर जो अधिकतम बड़ा वर्ग, जो सबसे बड़ा वर्ग बनेगा, उसका जो विकर्ण है वो कहाँ से होके जाएगा? उसका विकर्ण जो है वो वृत्त के केंद्र से होके जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये हमारा मान लेते हैं कि वर्ग की जो भुजा है वो है ए। वर्ग की भुजा कितनी है? ए। और ये जो हमारा वृत्त है, वृत्त की जो त्रिज्या है वो है आर। ये क्या है? हमारी वृत्त की त्रिज्या है आर। ठीक, तो अगर हम वर्ग का विकर्ण निकालें, ठीक, ये हमारा वर्ग है, वर्ग की भुजा कितनी है? ए। तो अगर हम वर्ग का विकर्ण निकालें तो वर्ग का विकर्ण हो जाएगा अंडर रूट भुजा का स्क्वायर प्लस भुजा का स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2a स्क्वायर। ठीक, वर्ग का विकर्ण क्या होता है? अंडर रूट भुजा का स्क्वायर प्लस भुजा का स्क्वायर। ठीक, क्या होता है? जैसे ये दोनों लंबवत है। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा 2a स्क्वायर, या इसी को हल करेंगे तो a हमारा बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा रूट 2। तो ये वर्ग का विकर्ण है। वर्ग का विकर्ण का फार्मूला ये याद भी रख सकते हैं, कितना होता है? a अंडर रूट 2। ठीक, अब वर्ग का विकर्ण है a√2। ये हमारा क्या है? ये वर्ग का विकर्ण है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? a√2। ठीक, और ये हमारा जो बन जाता है, जो कि वृत्त के केंद्र से होके जाता है, ये हमारा अगर देखें तो ये वृत्त का व्यास भी है। तो वृत्त का व्यास अर्थात a√2 ये हमारा बराबर है वृत्त के व्यास के। इसका मतलब a√2 हमारा बराबर हो गया 2r के, क्योंकि r क्या है? त्रिज्या है। ठीक, अब यहाँ से अगर देखें तो अगर यहाँ से हम a की वैल्यू निकालें तो आएगा 2r अपान √2, और 2 को अगर √2 से भाग करेंगे तो आएगा अंडर रूट 2r। ए हमारा क्या है? वर्ग की भुजा है। ए हमारे क्या है? वर्ग की भुजा है, जिसकी वैल्यू क्या आ गई? अंडर रूट 2r। हमें क्या निकालना है? कह रहा है एक वृत्त के अंदर, एक वृत्त और उसके अंदर बनने वाले अधिकतम बड़े वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात, अर्थात उस वृत्त के, हमें क्या निकालना है? वृत्त का क्षेत्रफल बटे वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर
और वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा का स्क्वायर। ठीक, तो वृत्त का क्षेत्रफल हो गया हमारा पाई आर स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल हो गया भुजा का स्क्वायर। इसी को हल कर लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल है हमारा पाई आर स्क्वायर और भुजा हमारी कितनी है ए, जो कि बराबर है अंडर रूट टू आर के, अंडर रूट टू आर। तो इसी का क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, भुजा का स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो आएगा पाई आर स्क्वायर, और इसको हल करेंगे तो रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो टू आएगा, आर का स्क्वायर करेंगे तो आर आएगा। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, आ जाएगा पाई बटे टू। इसका मतलब है कि किसी भी वृत्त के अंदर अधिकतम बड़े वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात और वृत्त का जो अनुपात होता है वो कितना होता है, पाई बाई टू होता है। पाई बाई टू में देखें तो पाई भी क्या है, एक वैल्यू है, और दो भी क्या है, एक पूर्णांक है। पाई हमारी क्या है, एक संख्या है 22/7, और दो भी हमारी क्या है, एक संख्या है। तो अब स्टेटमेंट देख लेते हैं। कह रहा है कि दोनों का जो अनुपात है, अर्थात वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात और वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, वृत्त की त्रिज्या के समानुपाती होगा। तो यहाँ पे देखें अनुपात में त्रिज्या कहीं नहीं आया हुआ है, केवल क्या है, पाई बाई टू है, त्रिज्या नहीं है, इसका मतलब ये हमारा गलत हो जाएगा। वृत्त पर निर्भर नहीं होगा, इसका मतलब है वृत्त चाहे जितना बड़ा हो अगर त्रिज्या नहीं है, इसका मतलब वृत्त पर निर्भर नहीं होने से मतलब है कि हमें त्रिज्या पर कोई भी उसकी निर्भरता नहीं है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसका मतलब है कि दोनों का जो अनुपात है वो इसके आकार पर अर्थात इसकी त्रिज्या पर या वृत्त पर निर्भर नहीं करता है। ठीक, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। सी है वर्ग की भुजा के समानुपाती होता है, यहाँ इसमें देखें अनुपात में भुजा भी नहीं है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। और वर्ग के विकर्ण के बराबर होता है, ये भी नहीं है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हम चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, कह रहा है कि 102.7 को पी बटे क्यू के न्यूनतम रूप में व्यक्त करना है। पी बटे क्यू के न्यूनतम रूप में व्यक्त करना है, तो क्यू है, कह रहा है यदि 102.7 को पी बटे क्यू के न्यूनतम रूप में व्यक्त किया जाए तो क्यू का मान क्या होगा। ठीक, हम लोग भिन्न देख रहे हैं, भिन्न में हम लोग देखेंगे भी इसको। तो इसका अगर हमें न्यूनतम रूप में व्यक्त करना है तो सबसे पहले हम इसे पी बटे क्यू में बदल लेते हैं। तो 102.7 को अगर हम पी बटे क्यू में बदलेंगे तो दशमलव के बाद एक अंक है, तो नीचे आ जाएगा एक के बाद एक जीरो, अर्थात 1027/10। ये हो गया भिन्न में। अब अगर हमें पी बटे क्यू न्यूनतम रूप का मतलब है कि 1027 और 10 का अगर एलसीएम निकालें तो आएगा एक। हमने क्या बताया, न्यूनतम रूप जिसे हम बोलते हैं संक्षिप्त भिन्न भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संक्षिप्त भिन्न। तो इसे हमें न्यूनतम रूप या संक्षिप्त भिन्न में लिखना है। तो 1027 और 10 को काटने वाली कोई भी ऐसी कॉमन संख्या नहीं है जो दोनों को काटे। इसका मतलब है कि ये हमारा सबसे न्यूनतम रूप है इसका। और अगर सबसे न्यूनतम रूप है तो कह रहा है क्यू का मान, क्यू क्या है, हर है, अर्थात क्यू की वैल्यू कितनी हो गई, क्यू की वैल्यू हो गई 10। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। ये बहुत ही आसान सा प्रश्न था, इसमें हमें क्या करना था, केवल दशमलव को भिन्न में बदलना था। इसके बाद हमारा पांचवा प्रश्न है, कह रहा है कि 600 साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 720 हो जाता है। कह रहा है कि 600 रुपए जो है वो साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 720 हो जाता है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दिया जाए, ब्याज की दर को क्या किया जाए, 2% बढ़ा दिया जाए, तो यह धन कितना हो जाएगा। ठीक, तो सिंपल सा फार्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी अपान 100। ठीक, पी हमारा क्या है, पी है मूलधन। ठीक, आर हमारा क्या है, आर है दर। टी हमारा जो है वो है समय, और एस आई हमारा क्या है, साधारण ब्याज। ठीक, अब कह रहा है कि साधारण ब्याज कितना हो गया, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, अगर हमें साधारण ब्याज निकालना है तो ये होता है कुल धन माइनस जो हमारा मूलधन है। तो कुल धन हमारा हो गया 720, मूलधन हमारा हो गया 600, तो साधारण ब्याज हमें मिला 120 रुपए। तो इसी फार्मूले में हम लोग रख देते हैं कि 120 बराबर हो गया पी हमारा मूलधन। मूलधन कितना है, 600, मूलधन कितना है 600, गुणे आर हमें नहीं दिया हुआ है, आर को लिख लेते हैं। टी कह रहा है 4 वर्ष और बट्टे 100। तो कह रहा है कि हमें यहां से सबसे पहले क्या मिलेगा, सबसे पहले मिलेगा आर। ठीक, तो 120 बराबर हो गया 600 गुणे आर गुणे 4/100।
यहाँ से आर को निकालें अगर, तो आर बराबर हो जाएगा हमारा 120 गुणे 100 बटे नीचे आएगा हमारा 600 गुणे 4। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा और 6 दूनी हो गया 12। तो 20/4 या आएगा यही 5%। इसका मतलब है जो हमारी दर आ गई वो आ गई 5%। इसका मतलब है कि 600 रुपए जो है वो 5% की दर से 4 वर्ष में कितना हो जाता है, 720 हो जाता है। अब आगे कह रहा है कि यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दिया जाए, ब्याज की दर क्या कर दिया जाए, 2% बढ़ा दिया जाए, तब ये धन कितना हो जाएगा। तो यहीं पे देख लीजिए, कह रहा है कि आर जो है वो 2% बढ़ा दिया जाए, तो 5 में हम 2 जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 7%। मूलधन हमारा वही है 600 रुपए, और समय कह रहा है 4 वर्ष, तो समय में कोई भी परिवर्तन नहीं है। हमें निकालना है सिंपल इंटरेस्ट सबसे पहले। तो क्या हो जाएगा, पी आर टी अपान 100। पी हमारा है 600, आर हमारा है 7 और टी हमारा है 4 बटे हो गया 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, हो जाएगा 7 चौक 28, और 28 का 6 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 168। ठीक, 168 ये हमारा आ गया ब्याज। कितने साल का, 7 साल का। पहले कितना था, 5 साल, 2 साल हमने बढ़ा दिया। 168 अगर ब्याज आ गया तो कुल धन पूछ रहा है कि यह धन कितना हो जाएगा। यह धन हमारा कितना हो जाएगा, तो कुल धन अगर निकालें तो इसी में हम 600 जोड़ देंगे जो हमारा मूलधन है, तो आ जाएगा 768 रुपए। इसका मतलब है उत्तर अगर देखें तो हमारा बी जो है वो सही है। ठीक, इसमें हमें क्या लगाना है, केवल फार्मूला लगाते जाना है और उत्तर हमें मिल जाएगा आसानी से। इसके बाद अगला प्रश्न, ये बहुत ही बढ़िया सा प्रश्न है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो देख लेते हैं। दो पूर्णांकों का योग एक पूर्णांक होता है, सही बात है। दो पूर्णांकों का योग, अगर हम 2 और 5 जोड़े तो आएगा 7। दो भी पूर्णांक है, 5 भी पूर्णांक है और 7 भी पूर्णांक है, तो ये हमारा सही है। हमें गलत ढूंढना है, अर्थात जो सही नहीं है। दो परिमेय संख्याओं का योग एक परिमेय संख्या होती है। तो अगर हम 2/3 और 5/3 जोड़ें तो 5×2 7/3। तो 2/3 भी परिमेय संख्या है, 5/3 भी परिमेय संख्या है और 7/3 भी परिमेय संख्या, अर्थात दो परिमेय संख्याओं का योग एक परिमेय संख्या होती है। ठीक, दो अपरिमेय संख्याओं का योग एक अपरिमेय संख्या होती है, इसको देख लेते हैं। ठीक, दो अपरिमेय संख्याओं का योग, तो अपरिमेय संख्याओं का योग जो है वो एक अपरिमेय संख्या भी हो सकती है और एक परिमेय संख्या भी हो सकती है। जैसे अगर हम 2+√2 और 3-√2 को जोड़ें, 2+√2 और 3-√2 को जोड़ें, तो √2 हमारा कट जाएगा, आ जाएगा 5। तो ये तो हमारी है अपरिमेय संख्या, लेकिन 5 हमारी क्या है, परिमेय संख्या। इसका मतलब है कि दो अपरिमेय संख्याओं का योग एक परिमेय संख्या भी हो सकती है और एक अपरिमेय संख्या भी हो सकती है। इसका मतलब है सी हमारा जो गलत उत्तर है। दो प्राकृतिक संख्याओं का योग एक प्राकृतिक संख्या होती है, ये भी सही है। एक में दो जोड़ेंगे आएगा 3, एक भी प्राकृतिक संख्या, दो भी प्राकृतिक संख्या, तीन भी प्राकृतिक संख्या। तो हमें गलत ढूंढना था कौन सही नहीं है, तो उत्तर हमारा हो जाएगा सी, कि दो अपरिमेय संख्याओं का योग एक परिमेय संख्या भी हो सकती है और एक अपरिमेय संख्या भी हो सकती है, जबकि यहाँ पे कह रहा है कि एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक, तो ये हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा है कि कोई संख्या अपने 20% से 7 अधिक है, कोई संख्या अपने 20% से 7 अधिक है। तो मान लेते हैं एक संख्या है x, कह रहा है ये अपने 20% से, तो x का 20% हो जाएगा 20x/100। तो x बराबर 20x/100 से कितना अधिक है, 60 अधिक है। ठीक, जैसे सवाल कहा गया वैसे लिख लेते हैं कि कोई संख्या x जो है वो अपने से 20%, 20x/100 से 60 क्या है, अधिक है। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, इसी को हल कर लेते हैं। x माइनस 20x को इधर लेके आएंगे तो 20x/100 बराबर कितना हो गया, 60 हो गया। इसको हल करेंगे तो 100x माइनस 20x/100 बराबर 60, बराबर हो गया हमारा 60। 100x में से 20x जाएगा तो आएगा 80x, 80x/100 बराबर 60। और यहीं से अगर x निकाल लें तो 60 × 100/80। हल कर लेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 25 में 100 और 2 तिहाई 6, और 25 × 3 का गुणा कर देंगे तो 25 तियां
75, 25 तियां 75, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75। इसका मतलब है वह संख्या कौन सी है 75। ऑप्शन हमारा डी सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है संख्या 30 70 के सर्वाधिक निकट जो 17 से पूरी तरीके से विभाजित होती है। इसको सीधे से हम क्या करेंगे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, केवल हमें क्या करना है 30 70 को 3070 को क्या करना है, हमें 17 से भाग देना है। 3070 को हम देंगे 17 से भाग, 17 से भाग देंगे तो 17 का नाम 17, यहाँ पे आ जाएगा 13, ये हुआ 7 और ये जाएगा 17 अट्ठे 136, यहाँ पे क्या आ गया 1 और यहाँ से उतारेंगे तो 0। अब ये 0 बार जाएगा, इसके बाद तो जाएगा नहीं। अब कह रहा है कि इसके निकट 3070 के निकट कौन सी ऐसी संख्या है जो 17 से विभाजित हो जाए। अब ये 17 से विभाजित तब होगी या तो इसमें 10 कम हो, या तो इसमें क्या हो 10 कम हो, या तो 7 अधिक हो। अगर यहीं पे 10 घटाएंगे तो आ जाएगा 0, तो यहाँ से इसफल कितना आएगा 0 आएगा, तब ये 17 से विभाजित होगी। या तो इसी में हम क्या करें 7 जोड़ दें, तब ये हो जाएगा 17, अर्थात यहाँ पे अगर 7 लिखेंगे तो यहाँ पे आएगा 17, तब एक बार और जाएगा, तब ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब है कि दोनों में से कौन सी संख्या न्यूनतम है, कह रहा है सर्वाधिक निकट हमें ढूंढना है। तो सर्वाधिक निकट, तो 3070 के अगर 10 घटाएंगे तो 3060 आएगा। ये संख्या या तो पूरी तरीके से विभाजित होगी, या तो 7 जोड़ेंगे तो 3077 आएगा, ये संख्या पूरी तरीके से विभाजित होगी। तो 3070 के जो सर्वाधिक निकट है वो है 3077, तो उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 को देखें तो कह रहा है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को लिख लेते हैं के से, और विक्रय मूल्य को लिख लेते हैं वी से, का अनुपात 5:4 है। तो यहाँ पे सीधे से कह रहा है कि के और वी का अनुपात अर्थात क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, तो हानि का प्रतिशत हमें निकालना है। हानि का प्रतिशत बराबर होता है, हानि का प्रतिशत बराबर होता है कि विक्रय मूल्य, सॉरी, हानि का प्रतिशत इज इक्वल टू हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य अपान क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक। तो यहाँ पे देखें के और वी का अनुपात दिया है 5:4, कह रहा है के और वी जो है वो है 5:4। तो मान लेते हैं क्रय मूल्य हमारा है 5x और वी है हमारा 4x, मतलब विक्रय मूल्य। तो इसी फार्मूले में हम लोग रख देते हैं। तो हानि का परसेंटेज हो जाएगा बराबर क्रय मूल्य मतलब 5x माइनस विक्रय मूल्य मतलब 4x और बटे के अर्थात 5x इंटू 100। घटा देते हैं 5x में से x जाएगा x बटे 5x गुणे 100, x से x कट जाएगा, हो जाएगा 100/5, भाग देंगे तो आएगा 20%। 100 में 5 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 20%, तो उत्तर हमारा हो जाएगा ए। तो हानि प्रतिशत कितना आ गया हमारा 20% आ गया। ठीक है। इसके बाद हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, हमारा 10वां प्रश्न कह रहा है यदि किसी घन का विकर्ण 8√3 सेंटीमीटर है, घन का विकर्ण, तो घन का विकर्ण का फार्मूला होता है, घन का विकर्ण याद रख लेंगे √3a। ठीक, क्या हो जाएगा √3a। जैसे वर्ग का विकर्ण √2a, वैसे ही घन का विकर्ण क्या हो गया √3a। और कह रहा है कि ये जो है हमारा बराबर है किसके 8√3 के। तो अगर √3a घन का विकर्ण होता है जो कि हमारा बराबर है 8√3 के, तो a बराबर हो जाएगा हमारा 8√3 से √3 कट जाएगा। कह रहा है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, उसका क्या होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 6a²। ठीक, घन का क्षेत्रफल नहीं, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन में दो क्षेत्रफल होता है, एक होता है कुल क्षेत्रफल, एक होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमें निकालना है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। क्या होता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a²। तो यहाँ पे हमारा देखें तो 6 और a कितना हमें मिला है, a मिला है हमें 8, तो 8 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर क्या हो गया 64,
और 6 में 64 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 384 सेंटीमीटर। क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो क्षेत्रफल हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। कह रहा है कि एक वृत्त के 120 के खंड का क्षेत्रफल है 66/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वृत्त का व्यास क्या होगा? वृत्त का व्यास निकालने के लिए हमें सबसे पहले निकालना होगा इसकी त्रिज्या। तो वृत्त का व्यास बराबर होता है त्रिज्या का 2 गुना। तो सबसे पहले हम निकालेंगे त्रिज्या। देख लीजिए, मान लेते हैं ये हमारा क्या है, वृत्त है, और वृत्त का ये है 120 अंश का खंड। ये हमारा क्या है, 120 अंश का खंड है। ठीक, कह रहा है 120 अंश का जो खंड है उसका जो क्षेत्रफल है वो है 66/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम जानते हैं कि संपूर्ण वृत्त का जो कोण होता है वो होता है 360 अंश। अगर पूरे वृत्त का कोण निकाले तो कितना होता है, 360। तो अगर 120 का जो है वो क्षेत्रफल है 66/7, तो 360, 360 का मतलब है 12×36। 360 क्या है, 120 का 3 गुना है। तो क्षेत्रफल भी हमारा कितने गुने हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। 120 का अगर क्षेत्रफल 66/7 है और 360 अंश कोण अगर हम बनाए तो 360 अंश कोण 120 का 3 गुना है। इसका मतलब है कि क्षेत्रफल भी हमारा कितने गुना हो जाएगा, 3 गुना। तो हमारा पूरे वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा 66/7 गुणे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम यहाँ पे लगा देते हैं वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला। वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ये हमारा बराबर होगा वृत्त के क्षेत्रफल के, जो हम निकाल चुके हैं। यहाँ से हमें निकालना है आर का मान। पाई का मान दिया है 22/7 गुणे आर स्क्वायर बराबर 66/7 गुणे 3। यहाँ से हम निकाल लेंगे आर की वैल्यू। तो आर की वैल्यू निकालें तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 66 × 3/7, और 22/7 इधर आएगा तो हो जाएगा 7/22। 7 से हमारा 7 कटेगा और 22 तिया 66। 3 यहाँ से 3 यहाँ से, 3 त्रिका 9। तो आर स्क्वायर बराबर अगर 9 हुआ तो आर की वैल्यू आ जाएगी 3। इसका मतलब है कि व्यास हमारा हो जाएगा त्रिज्या का 2 गुना अर्थात 6। तो त्रिज्या हमारी 2 आ गई, सॉरी त्रिज्या हमारी 3 आ गई। तो व्यास हमारा कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। उत्तर हमारा हो जाएगा डी। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है सवाल नंबर 12। यदि किसी वर्ग के विकर्ण को दोगुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना होगा? ठीक, यहाँ पे देख लेते हैं, समझते हैं इसको इस चित्र के माध्यम से। मान लेते हैं ये हमारा एक वर्ग है और ये हो गया वर्ग का विकर्ण। वर्ग की भुजा को हम मान लेते हैं ए। अगर वर्ग की भुजा को हम ए मानेंगे तो विकर्ण का फार्मूला बताया है √2a, √2a। और अगर इसका हम क्षेत्रफल देखें, इस वर्ग का क्षेत्रफल देखें तो क्षेत्रफल हमारा होता है भुजा का स्क्वायर। क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। कह रहा है कि यदि वर्ग के विकर्ण को दोगुना कर दें, ये हमारा वर्ग का विकर्ण, क्या कह रहा है, ये वर्ग का विकर्ण 2 गुना हो गया। तो वर्ग का विकर्ण कितना था, √2a। इसी को 2 गुना कर देंगे तो 2 गुणे √2a, ये हो गया। तो इसका हमें क्षेत्रफल कह रहा है कि कितना हो जाएगा या कितने गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें, ये हमारा विकर्ण हो गया है। मान लेते हैं कि इसकी भुजा है x। ठीक, अगर इसकी भुजा x है तो हम जानते हैं कि विकर्ण बराबर होता है √2 इंटू भुजा। ठीक, यहाँ पे क्या लिखा थे, √2a। √2a का मतलब है भुजा हमारी a है, तो विकर्ण हमारा हो जाएगा √2 इंटू भुजा। तो यहाँ पे भुजा x है तो विकर्ण हमारा हो जाएगा √2x। ठीक, यहाँ पे विकर्ण हमें पता है कितना है, कि पहले वाले के विकर्ण का 2 गुना है, और यही हमारा बराबर हो गया √2x के। तो √2 से √2 अगर कट जाएगा तो x का मान आ जाएगा 2a। x का मान कितना आ गया, 2a। हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल। इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालें, तो क्षेत्रफल हो गया भुजा का स्क्वायर। तो भुजा हमारी कितनी आई, x आई। तो एक्स स्क्वायर हमारा हो जाएगा 2a का स्क्वायर, और 2a का स्क्वायर का मतलब है 4a स्क्वायर। तो इस नए वाले का जो क्षेत्रफल होगा, जो हमारा बड़ा वाला वर्ग है, इसका क्षेत्रफल हो गया 4a स्क्वायर, और जो छोटा वाला वर्ग है उसका क्षेत्रफल है a स्क्वायर। तो ये कितने गुना हो गया, तो यहाँ पे देखें
तो ये हमारा जो है 4 गुना हो गया, तो उत्तर हमारा हो जाएगा बी, अर्थात 4 गुना। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। अगर हम विकर्ण को 2 गुना करते हैं, विकर्ण को अगर हम 2 गुना करें तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। ठीक, इसका एक ट्रिक याद रखेंगे। ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि अगर किसी का भी क्षेत्रफल हो, किसी का भी क्षेत्रफल हो, चाहे वो त्रिभुज हो या चतुर्भुज हो, अगर हम भुजा का 2 गुना करेंगे तो क्षेत्रफल हमारा 4 गुना हो जाएगा। कितने गुना हो जाएगा? क्षेत्रफल हमारा 4 गुना हो जाएगा। अगर हमारा वृत्त है, तो अगर हम त्रिज्या को 2 गुना करते हैं तो क्षेत्रफल हमारा 4 गुना हो जाएगा। ये बात याद रखें। ठीक, तो यहाँ पे हम भुजा को 2 गुना करें या इसके वर्ग में बात करें, तो चाहे हम विकर्ण को 2 गुना करें, कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल हमारा 4 गुना हो जाएगा। तो क्या कह रहा था यहाँ पे? हम विकर्ण को क्या कर रहे हैं? 2 गुना कर रहे हैं, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। अगर यहाँ पे सवाल होता कि एक त्रिभुज है, यहाँ पे सवाल होता कि एक त्रिभुज है जिसके त्रिज्या को हम 2 गुना कर रहे हैं, जिसकी त्रिज्या को हम 2 गुना कर रहे हैं, तो क्षेत्रफल कितना होगा? 4 गुना हो जाएगा। व्यास को 2 गुना कर रहे हैं तो क्षेत्रफल कितना होगा? 4 गुना हो जाएगा। जब भी हम भुजा को 2 गुना करेंगे तो क्षेत्रफल हमारा 4 गुना हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आगे देखें। सवाल नंबर 13। विनय एक घड़ी 75 में बेचता है। विनय एक घड़ी कितने में बेचता है? 75 रुपए। तो सबसे पहले हम विक्रय मूल्य लिख लेते हैं 75 रुपए। कितना है? 75 रुपए। जिससे उस घड़ी की लागत कीमत क्या है? लागत कीमत है क्रय मूल्य। लागत कीमत क्या है? क्रय मूल्य। इसको हम लिख लेते हैं के बराबर प्रतिशत लाभ होगा। प्रतिशत लाभ, इसको परसेंटेज प्रॉफिट। ये हमारा किसके बराबर है? के। इसी को हम मान लेते हैं एक्स के। कह रहा है कि लागत कीमत जो है वो प्रतिशत लाभ के बराबर है। ठीक, जिससे उससे घड़ी की लागत कीमत के बराबर प्रतिशत लाभ होगा, अर्थात प्रतिशत लाभ और हमारा क्रय मूल्य दोनों क्या है? बराबर है। दोनों को हम मान लेते हैं एक्स। तो हमें लागत मूल्य निकालना है, अर्थात क्रय मूल्य निकालना है। तो प्रतिशत लाभ का जो फार्मूला होता है, प्रतिशत लाभ का फार्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य अपान क्रय मूल्य गुणे 100। ठीक, प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुणे 100। प्रतिशत लाभ को हमने मानना एक्स। विक्रय मूल्य हमारा कितना है? 75। क्रय मूल्य हमारा है एक्स और क्रय मूल्य हमारा एक्स इंटू 100। इसी को हल करके हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालें तो ये एक्स इधर आएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 75 माइनस एक्स इंटू 100। हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 75 का 100 से गुणा होगा तो 7500 और एक्स का 100 से गुणा होगा तो 100x। अब सारे मान को हम एक साइड कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस एक्स, 100x इधर आएगा तो प्लस 100x और 7500 इधर आएगा तो माइनस 7500 और दूसरे साइड हमारा क्या बचेगा? 0 बचेगा। अब ये बन गया हमारा द्विघात समीकरण। ये हमारा हो गया द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को हमें हल करना है। तो हम द्विघात समीकरण को कैसे हल करेंगे? एक्स 100x को हमें तोड़ना है कि जोड़ने पे 100 आ जाए और गुणा करने पे कितना आ जाए? माइनस 7500x आ जाए, एक्स स्क्वायर आ जाए। तो 100x को अगर हम तोड़ेंगे तो हम लिख सकते हैं 150x माइनस 50x। तो 150x में अगर हम 50x को घटाएंगे तो आएगा हमारा 100x और अगर 150x में से 50x का गुणा करेंगे तो 7500x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, जो लोग इसको पढ़े हैं वो लोग आसानी से इसको समझ सकते हैं। जो लोग नहीं पढ़े हैं वो लोग जब द्विघात समीकरण हम क्लास चलाएंगे तो वहां पे आप समझ सकते हैं। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 150x माइनस 50x और यहाँ पे हमें मिला 7500 बराबर 0। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ से और यहाँ से हमारा आएगा x कॉमन, तो यहाँ पे मिलेगा x और यहाँ से मिलेगा 150। इन दोनों में अगर हम कॉमन ले लेंगे तो मिलेगा हमें -50। यहाँ से मिलेगा x और यहाँ से माइनस कॉमन लिए हैं तो प्लस बचेगा और यहाँ से 50 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से आएगा 1500। कितना आ जाएगा? 1500। सॉरी, 50 कॉमन गया तो ये बचा हमारा 150। ठीक, बराबर 0। अब ये हमारा हो गया x माइनस 50 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में हमारा हुआ x प्लस 150 बराबर 0। यहाँ से x की वैल्यू आ गई x बराबर 50 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई माइनस 150। क्योंकि x की वैल्यू माइनस में नहीं हो सकती इसलिए x का मान हम क्या मानेंगे? 50 मानेंगे। x का मान 50 का मतलब है x हमारा क्या है? x हमारा है क्रय मूल्य, लागत मूल्य।
इसका मतलब उत्तर हमारा कितना हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद हमारा सवाल नंबर 14 है, कह रहा है यदि दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग से कम हो तो वे दोनों वृत्त होंगे। ठीक, इसको देख लेते हैं। ठीक, मान लेते हैं एक कंडीशन हमारी ये हो गई, एक दो वृत्त हमारे ये हो गए। ठीक, ये इनके केंद्र हो गए ये C1 और C2। दूसरा हमारा कंडीशन हो गई ये वाली, इसमें ये हो गए C1, ये हो गए C2 और उनके बीच की दूरी ये हो गई। और तीसरी हमारी कंडीशन हो गई जिसमें दोनों वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं, ये हो गई हमारा C1 और ये हमारा C2। ठीक, तो ये हमारी हो गई पहले वाली की त्रिज्या, और अगर ये देखें तो ये हमारी है दूसरी वाली की त्रिज्या। अब तीनों में देखें, ये हमारा जो है दोनों वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं, बाह्य स्पर्श करते हैं। ये दोनों जो है दोनों स्पर्श नहीं करते। ठीक, दोनों भी एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर रहे हैं। और ये क्या है, दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं। इसमें क्या होता है, पहले वाले में देखें तो दोनों की त्रिज्याओं, ये देखो त्रिज्या R1, ये त्रिज्या R2, दोनों का जो योग है R1 प्लस R2, ये हमारा बराबर है दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी के, केंद्रों के बीच की दूरी अर्थात C1 से C2 के बीच की दूरी के। ये जब हमारा बराबर होगा, ये जब हमारा बराबर होगा अर्थात त्रिज्या का योग अगर केंद्रों के बीच की दूरी के बराबर होगा, इसका मतलब वो दोनों वृत्त क्या करेंगे, एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करेंगे। दूसरी कंडीशन में अगर R1 प्लस R2 दोनों की त्रिज्याओं का योग जो है ये अगर कम है दोनों के बीच के डिस्टेंस के, दोनों के केंद्रों के बीच के दूरी से अगर कम है, यहाँ पे देखें R1 R2 का जोड़ देंगे तब ये C1 C2 से क्या होगा, कम होगा, तब ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे को स्पर्श नहीं करेंगे। और तीसरा हमारा क्या है कि अगर C1, यहाँ पे देखें R1 प्लस R2 अगर ये हमारा ज्यादा है दोनों के बीच की दूरी के, C1 C2, ठीक ये दूरी है दोनों की, जबकि त्रिज्या अगर देखें तो दोनों की त्रिज्या को अगर जोड़ेंगे तो ये हमारा ज्यादा हो जाएगा दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी से। तो इस स्थिति में दोनों वृत्त एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिच्छेदित करते हैं। अब सवाल देखते हैं। सवाल कह रहा है दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग से कम है। तो कह रहा है केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के योग से क्या है, कम है। दूरी क्या है दोनों के बीच की, ये वाली तीसरी वाली कंडीशन। इस स्थिति में दोनों वृत्त क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं। तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा है सवाल नंबर 15। ये हमारा जो है इसमें जो यहाँ पे खाली स्थान है, यहाँ पे हमें संख्या ढूंढनी है, कौन सी संख्या आएगी। तो देख लेते हैं, ये हमारा 1 है, फिर 5, फिर 2, फिर 10, फिर यहाँ पे खाली स्थान, फिर 15, फिर 4 और फिर 20। अगर यहाँ पे देखें तो ये 5 के बाद क्या आ रहा है, 10, फिर 10 के बाद 15, फिर 15 के बाद 20। तो 5 5 यहाँ पे जुड़ रहा है। और यहाँ पे देखें तो 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद और यहाँ पे 4 आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 जुड़ रहा है। तो 2, 1 के बाद अगर 2 आ रहा है तो 2 के बाद यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा, फिर 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, डी ऑप्शन 3। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न हमारा सवाल नंबर 16। यदि ए और बी धन पूर्णांकों का योग 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 4 और 5 आते हैं। कह रहा है कि अगर ए को 6 से भाग करें तो जो हमारा शेषफल आता है वो आता है 4, और अगर हम बी को 6 से भाग करें तो जो हमारा शेषफल आता है वो आता है 5। तो कह रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को 6 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा। तो इसका बहुत ही आसान सा तरीका है, क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को देख लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अगर हम लिखें तो लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इसको अगर हम 6 से भाग करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा किसके बराबर हो गया, ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab के। अब यहाँ पे देखें, अगर ए को भाग करने पर शेषफल 4 आता है तो ए की जगह पे रख देंगे 4, और बी के
भाग करने पर शेषफल 5 आता है तो b की जगह पे रख देंगे 5 और इसको भाग करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, माइनस 2। ए की जगह पे शेषफल कितना आता है 4 और बी की जगह पे शेषफल कितना आता है 5 और बटे हम इसको कर देंगे 6। इसी को हल करने के हम 6 से भाग कर देंगे, जो उत्तर आ जाएगा वही हमारा हो जाएगा शेषफल। तो 5 और 4 9, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 और ये 5 चौक 20 और 20 दूना 40 बटे 6। 81 में से 40 घटाएंगे आएगा 41 बटे 6 और 41 को 6 से भाग करेंगे तो 6 36 और 36 और 5 41, तो शेषफल हमारा आ गया 41। इसका मतलब हो उत्तर हमारा कितना हो जाएगा बी। तो ये हमारा बहुत ही आसान सा प्रश्न है। अगर इसको हम डिटेल से लगाएंगे, मेथड से लगाएंगे तो ये हमारा बहुत ही बड़ा सवाल हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम इस तरीके से, जब भी शेषफल वाला इस तरीके का प्रश्न है जिसे हम इस तरीके से हल करेंगे। इसके बाद हमारा सवाल नंबर 17 कह रहा है किसी वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा को मान लेते हैं ए में 10% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो मान लेते हैं हमारा वर्ग की भुजा, ठीक, पहले है 100 सेंटीमीटर। अगर इसमें हम 10% की वृद्धि करें, 10% की वृद्धि करें तो इसकी भुजा हो जाएगी 110 सेंटीमीटर। तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो क्षेत्रफल बराबर होता है, क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, और जब हम 10% की वृद्धि करेंगे तो हो जाएगा 110 का स्क्वायर। हमें निकालना है क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई, तो वृद्धि बराबर हो जाएगा 110 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर बटे पुराना क्षेत्रफल 100 का स्क्वायर, और 100 से हम गुणा कर देते हैं प्रतिशत निकालने के लिए। इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा ए माइनस बी और दूसरे में हो जाएगा ए प्लस बी, और नीचे हो गया हमारा 100 गुणे 100 और यहाँ पे है हमारा 100। 100 से 100 हमारा क्या हो गया, कट गया। 110 में 100 घटाएंगे तो आएगा 10, 110 में 100 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 210, 210 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 21 से करना 21%। उत्तर हमारा कितना हो गया, 21%। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, 21% की वृद्धि होगी। ठीक? इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है मोहन की 5 वर्ष पूर्व उम्र तथा 9 वर्ष बाद उम्र का गुणनफल 15 है। तो मोहन की वर्ष, कह रहा है वर्तमान आयु निकालनी है। तो वर्तमान आयु को हम मान लेते हैं x। वर्तमान आयु कितनी है, x। तो कह रहे हैं 5 वर्ष पूर्व उम्र, जब पूर्व निकालना तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे, x-5। और कह रहा है 9 वर्ष बाद उम्र, तो जब बाद में निकालना है तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। कह रहा है इन दोनों का गुणनफल, गुणनफल कितना है, 15 है। गुणनफल कितना है, 15 है। अब इसी को हल करके हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे क्या बन जाएगा, द्विघात समीकरण बन जाएगा। हल कर लेते हैं। x का x के गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर, x का 9 से करेंगे 9x, 5 का x करेंगे तो 5x माइनस, और -5 का 9 से करेंगे तो 9 पचे 45 बराबर 15। एक्स स्क्वायर प्लस 9x में से 5x घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 4x, और ये 45, 15 को इधर लेके आएंगे तो ये भी माइनस में हो जाएगा, -45 -15 बराबर 0। हल करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 45 और -15 हो जाएगा 60। तो 45 और 15 हो गए 60। अब इसे हमें तोड़ना है और द्विघात समीकरण को हल करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x को अगर हम तोड़ें तो 10x माइनस 6x, तो 10 और 6 का गुणा करेंगे तो आएगा 60, और 10x में 6x घटाएंगे तो आएगा 4x, -60 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन लें तो x प्लस 10 यहाँ बचा, और यहाँ से अगर 6 कॉमन लें तो x प्लस 10 यहाँ बचा, ये हो गया हमारा बराबर 0। अब एक ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 6, दूसरे में आ गया x प्लस 10 बराबर 0। तो x की वैल्यू यहाँ से आएगी x बराबर 6, यहाँ पे -6 है तो x बराबर 6, और यहाँ से आ जाएगा -10। माइनस में संख्याएं होंगी नहीं, ठीक, क्योंकि उम्र की बात हो रही है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6। तो x का मान आ गया 6। वर्तमान आयु हमारी कितनी है, x है, तो उत्तर हमारा कितना हो जाएगा, ऑप्शन डी 6। ठीक, द्विघात समीकरण हम पहले ही बता चुके हैं कि आगे के क्लासेस में हम द्विघात समीकरण हल करना पढ़ेंगे। इसके बाद सवाल नंबर 19
ये भी प्रश्न बहुत ही आसान है, देख लेते हैं। कह रहा है 0.00032 की पावर है 0.6 का मान हमें निकालना है। ठीक, 0.00032 की पावर 0.6। सबसे पहले हम इसे भिन्न में बदल लेते हैं। भिन्न में बदलेंगे तो इसको लिख सकते हैं हम 32 बटे दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 5। फिर पावर में 0.6 को लिख सकते हैं 6/10, दशमलव के बाद एक अंक है तो 6/10। अब 32 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 5, 2 की घात 5 बराबर 32। और इसको लिख सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो इसको भी लिखेंगे 10 की घात 5। और ये पूरे का पावर कितना है, 6/10। अब देखें, 2 की घात 5 और 10 की घात 5 को अगर हम लिखें तो 2/10 की घात कितना हो गया, 5 हो गया। और दोनों की पावर 6/10 है, तो गुणे में आ जाएगा 6/10। घात की घात एक की घात यम की घात यन, ये बराबर होता है एक की घात यम गुणे यन। ये फार्मूला हमेशा याद रखेंगे कि घात का क्या होता है, गुणा हो जाता है, जबकि गुणे में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती है। अब 5 से 2 कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 2 तियाई 6, तो उत्तर हो गया हमारा 2/10 की घात 3। 2/10 की घात 3 का मतलब है कि 2 का 3 बार गुणा, तो 2 दूना 4 दूनी 8, 2 की घात 3 और 10 की घात 3, तो ये हो गया 8। और 10 की घात 3 का मतलब है हो गया 1000। अब इसको हम फिर से दशमलव में बदल लेंगे, तो दशमलव के अगर नीचे 3 जीरो है तो दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे, 3 अंक आएंगे, तो उत्तर हमारा हो जाएगा 0.008। या यही हमारा उत्तर हो गया 0.008। तो उत्तर हमारा बी सही हो गया। इसके बाद हमारा प्रश्न संख्या 20। 5 गुणे 9, सॉरी, 5 गुणे 9 नहीं है, ये है 5x9। कह रहा है 5x9 और 3 2 7 और 2y8। कह रहा है इनको जोड़ने पर आता है 1114। तो यक्स का महत्तम मान कितना है। तो एक्स का हमें अधिकतम मान निकालना है। एक्स का हमें क्या निकालना है, अधिकतम मान निकालना है। तो यहाँ पे अगर हम जोड़ें तो 9 और 7 16, 16 8 कितना होगा, 24। तो यहाँ पे आया है 24, 24 की ये 4 आया है, हासिल आया है 2। तो 2 और 2 को जोड़ेंगे तो आएगा 4, 2 और 2 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 4। अगर हम y की वैल्यू रख देते हैं 0, क्योंकि हमें x का क्या निकालना है, महत्तम मान निकालना है, तो y की वैल्यू हम 0 रख दें अगर, तो 4 में हम कितना जोड़ें कि यहाँ 1 आ जाए। तो 4 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो आएगा 11, और 11 की इकाई का अंक कितना है, 1। इसका मतलब है कि जो x का महत्तम मान हो जाएगा वो हो जाएगा 7। उत्तर हमारा हो जाएगा उत्तर सी। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है सवाल नंबर 21। अभी हमारे 10 प्रश्न बचे हुए हैं। कह रहा है कि परिमेय संख्या 0/-5, या इसी को हम ले सकते हैं -0/5। -0/5 का मतलब है जीरो में अगर हम किसी संख्या से भाग करें तो वो आएगा 0। ठीक। कह रहा है से बड़ी परिमेय संख्या बताइए। तो -0/5 या 0/-5 से बड़ी परिमेय संख्या हमें इसमें से बतानी है। तो -0/5 या 0/-5 को हम क्या लिखते हैं, 0। इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आ जाएगी। तो इससे बड़ी परिमेय संख्या हमें बतानी है। तो 0 से बड़ी परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो होती हैं धनात्मक संख्याएं, और जो छोटी परिमेय संख्याएं ये होती हैं ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। तो इन 4 ऑप्शन में अगर हम देखें तो इसमें से ये हमारा -1/4 ये हमारी ऋणात्मक है, -2/7 ये भी हमारी ऋणात्मक है, और -1/3 ये भी हमारी क्या है, निगेटिव है। -3/8 में देखें तो -3/-8, तो माइनस से माइनस हमारा कट जाएगा, ये आएगा 3/8, और ये हमारी क्या है, एक धनात्मक संख्या हो गई। और धनात्मक संख्या क्या होगी, 0 से बड़ी होगी। तो उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। तो 0/-5 से बड़ी परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, -3/-8। सवाल नंबर 22 देखते हैं कि दो संख्याओं का लासा और मासा का गुणनफल 336 है। ठीक, लासा गुणे मासा बराबर कितना, 336। कह रहा है कि यदि उनका अंतर a-b कितना है, 10 है, तो हमें निकालना है वह संख्याएं कौन सी है। ठीक, तो देख लेते हैं। कह रहा है लासा गुणे मासा, हम फार्मूला जानते हैं, लासा गुणे मासा बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इसका मतलब है कि a गुणे b
और लासा गुणे मासा में दिया है कितना 336। इसका मतलब है ए गुणे बी हमारा है 336। अगर ए गुणे बी 336 है और ए माइनस बी 10 है तो हम सबसे पहले निकालेंगे ए प्लस बी। और ए प्लस बी निकालने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4ab। तो ये फार्मूला याद रखेंगे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। अब a माइनस बी की वैल्यू है 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस ए बी अर्थात a इंटू बी की वैल्यू है 336। हल करेंगे तो 10 का स्क्वायर 100, 336 गुणे 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा ए बी की वैल्यू है 336, तो हो जाएगा 4 गुणे 336। 4 गुणे 336 हल करेंगे तो 4 छंग 24, 4 तीन 12 दो 14, 4 तीन 12 1 13। इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1444। इसका मतलब है ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया 1444। और अगर ए प्लस बी की वैल्यू निकालें तो अंडर रूट 1444, ये जो अंडर रूट है ये है 38 का। ठीक, 38 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 1444। तो हमें दो समीकरण मिल गए, ए प्लस बी बराबर मिल गया 38 और ए माइनस बी यहाँ पे दिया हुआ था कितना है, दोनों का अंतर 10। तो ए माइनस बी बराबर कितना है 10। हल कर लेंगे, बी से बी कट जाएगा, यहाँ पे आएगा 2a बराबर 38 10 48। इसका मतलब है ए हमारा आ जाएगा 24। ए अगर हमारा 24 आ गया तो ए प्लस बी बराबर कितना है 38 है। तो बी हमारा कितना हो जाएगा, बी हमारा हो जाएगा 38 माइनस ए इधर चला जाएगा 38 माइनस ए। इसका मतलब है बी की वैल्यू आ जाएगी 38 माइनस 24 घटाएंगे आएगा 14। तो एक हमारा आ गया 24, दूसरी संख्या हो गई 14। तो उत्तर अगर हम देखें तो 14 और 24 ऑप्शन हमारा बी सही हो गया। ठीक, इसके बाद सवाल नंबर 23। 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64 और प्लस 4 की पावर 65 कह रहा है किस संख्या से भाज्य होगा। 3 11 17 और 19। ठीक, इस प्रकार के प्रश्नों में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम कॉमन ले लेंगे। मैक्सिमम संख्या जो होगी उसको क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन यहाँ पे होगा 4 की घात 61। 4 की घात जब 61 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से 4 की घात 61 जाएगा तो आएगा 1। यहाँ से 4 की घात 61 जाएगा तो बचेगा 4 की घात 1, और 4 की घात का 1 का मतलब है 4। यहाँ पे जाएगा 61 तो 4 की घात बचेगा 2, यहाँ पे जाएगा तो 4 की घात बचेगा 3, और यहाँ पे जाएगा तो बचेगा 4 की घात, सॉरी, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। और ये हमारा हो गया 4 की घात 61 कॉमन लिए, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4 की घात 1 हुआ, यहाँ पे 4 की घात 2, 4 की घात यहाँ पे 3, और यहाँ पे 4 की घात हो गया 4। ठीक, अब इसी को हम क्या करेंगे, हल कर लेंगे। तो 4 और 1 हो गया 5, 4 का स्क्वायर मतलब 16, 4 का क्यूब मतलब हो गया 4 चौक 16 चौक 64, और 4 की पावर 4 का मतलब हो गया 256। 4 की घात 61 इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा हो गया 64 16 80, 80 5 85, 85 में 256 जोड़ेंगे तो आएगा 341। 341 को अगर हम देखें तो 341 को अगर हम देखिए, 4 3 7 1 8, 3 से नहीं कटेगा क्योंकि 3 से कटने के लिए अंकों का योग जो है 3 से कटना चाहिए। 11 से देखें तो 11 से भाग देंगे तो 11 3 33 और 11 के में 11, 11 से ये संख्या 341 विभाजित होती है। इसलिए ये जो पूरी की पूरी संख्या है ये किससे विभाजित होगी, 11 से विभाजित होगी। इसका मतलब है उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद हमारा सवाल नंबर 24 कह रहा है 3:57 पीएम, 3:57 पीएम में पहले 3:57 पीएम से पहले 5 घंटे 58 मिनट क्या समय था। ठीक, तो 3:57 से 5 घंटे 58 मिनट पहले क्या समय था। जब भी पीएम हो तो हम इसको 24 घंटे वाले फॉर्मूले में बदल लेंगे। तो जब भी पीएम आता है 12 के बाद, 12 के बाद हमारा क्या हो जाता है, दोपहर के बाद पीएम हो जाता है। तो 12 में 3 जुड़ा है तो ये हमारा, इसको अगर लिखेंगे 24 वाले फॉर्मेट में तो लिखेंगे 15:57। क्या लिखेंगे, 15:57। अब कह रहा है कि इसमें से हमें 5 घंटे 58 मिनट क्या करना है, घटाना है, क्योंकि पहले का समय निकालना है। तो पहले का समय अगर हम निकालेंगे तो 5:58 घटाएंगे, 5:58 घटाएंगे तो 7 में से 8 नहीं जाएगा, यहाँ से हासिल लेंगे हो जाएगा 17।
17 में से 8 जाएगा तो हो जाएगा 9। अब यहाँ पे बचा हमारा 4, यहाँ पे क्या बचा 4। ठीक, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ये यहाँ पे क्या बचा 4 बचा। अब 4 में से 5 नहीं जाएगा, तो ये जो हमारा 15 है, 15 में से जब एक हासिल लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 14, लेकिन यहाँ पे आएगा 6। यहाँ पे कितना आएगा 6, क्योंकि जब भी हम 1 घंटा लेते हैं तो 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। 1 घंटे में कितने होते हैं 60 मिनट, इसको ऐसे समझे। ठीक, यहाँ पे हमारा 57, अगर इसको हम लिखें तो इसको लिखते हैं 14, यहाँ से जब एक हासिल लेंगे और यहाँ से कितना आएगा 60 मिनट आएगा, तो 60 और 57 जोड़ें तो ये हो जाएगा लगभग 157, 6 5 11 117 मिनट, 117 मिनट। अब 117 में से 58 घटाएंगे तो 7 में से 8 गया 9, और यहाँ बचा 10, 10 में से 5 गया 5। अब यहाँ पे हमारे पास कितना बचा 14 घंटे। कितने घंटे 14 घंटे, क्योंकि 15 घंटे थे और 57 मिनट थे, 1 घंटे हमने ले लिए तो 1 घंटे में कितने हो गए 60 मिनट। 1 घंटे में कितने 60 मिनट, तो 60 और 57 मिनट के हो गए 117। 117 में से हमने 58 घटाया, कितना आया 59। अब 14 घंटे में से हमें 5 घंटे घटाने हैं, तो कितना आ जाएगा 14 में से 5 गए 9, तो 9 आया। क्योंकि ये 12 बजे के पहले का समय है, हमने क्या किया कि इसको हमने बदल लिया 24 वाले घंटे वाले, तो 9 आया, तो ये हमारा हो गया 9:59 AM। कितना हो गया 9:59 AM। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, सवाल नंबर हमारा अगला है 25। कह रहा है कि नीचे दिए गए पाई चित्र में एक परिवार द्वारा विभिन्न मदों में एक महीने खर्च का विवरण है। यदि परिवार की कुल आय है 35,000 रुपए, कुल आय कितनी है 35,000 रुपए, तो ईंधन, ईंधन कहाँ है हमारा, ये है फ्यूल, और भोजन, भोजन का मतलब है फूड, पर कुल कितना खर्च हुआ। तो कह रहा है फ्यूल पर खर्च हुआ 10%, और फूड पर खर्च हुआ अर्थात भोजन पर 48%, कुल खर्च हुआ 58%। ठीक, कुल खर्च कितना हुआ 58%। कुल आय कितनी है 35,000, तो 35,000 में से 58% उसका किस में खर्च हुआ, भोजन और फ्यूल में, ईंधन और भोजन पर। कुल कितना खर्च हुआ, तो 35,000 का 58% हम निकालेंगे, तो 35,000 गुणे 58/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और 350 में हम 58 का गुणा करेंगे, तो 350 में 58 का गुणा करेंगे तो 35 गुणे 58, ये हो जाएगा 2030 और 1 जीरो अर्थात 20,300 रुपए। तो उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, जल्दी से देख लेते हैं। कह रहा है कि यदि आज 1 अप्रैल है, यदि आज क्या है 1 अप्रैल है, ठीक, दिन बुधवार है, दिन क्या है बुधवार है, तो यह अधिवर्ष है, तो आज से 3 वर्ष पश्चात, यहाँ पे देखें 3 वर्ष पश्चात पूछ रहा है, तो यहाँ पे अधिवर्ष का कोई भी मतलब नहीं है, सवाल में दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे अधिवर्ष का यूज नहीं होगा, क्योंकि 3 वर्ष पश्चात पूछ रहा है। अगर ये 4 वर्ष पश्चात या 5 वर्ष, क्योंकि जब डेट जो है 1 अप्रैल है वह अधिवर्ष है, तो अगर पूछता 3 वर्ष पूर्व तो हमें अधिवर्ष का यूज होता है, लेकिन यहाँ पे 3 वर्ष पश्चात पूछ रहा है तो अधिवर्ष का कोई काम नहीं है। तो 3 वर्ष पश्चात का मतलब है कि 1 अप्रैल से, मान लेते हैं ये हमारा सन हो गया 1 अप्रैल 2000, 1 अप्रैल ये हमारा है 2001, फिर अगले साल 1 अप्रैल 2002, फिर 1 अप्रैल 2003। ठीक, तो 3 साल बाद कह रहा है कि 3 साल बाद कौन सा दिन होगा, तो एक साल में होते हैं, एक साल में होते हैं 365 दिन। 365 दिन का मतलब है अगर इसको हम 7 से भाग करेंगे तो आएगा हमारे पास 52 सप्ताह और 1 दिन, 52 सप्ताह और 1 दिन। तो 3 साल बाद अगर एक साल में हमें 1 दिन एक्स्ट्रा मिलता है, तो 2 साल में हमें 1 दिन और मिल जाएगा, और तीसरे साल हमें 1 दिन मिल जाएगा और मिल जाएगा। इसका मतलब है 3 साल में जो हमें कुल एक्स्ट्रा दिन मिलते हैं वो मिलते हैं 3 दिन के, कितने मिलते हैं 3 दिन के। ठीक, यह हमारा क्या है 1 अप्रैल है, 3 वर्ष पश्चात पूछ रहा है, एक साल में हमें 1 दिन एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो 2 साल में हमें 2, और 3 साल में हमें कुल कितने दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे, 3 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे, बाकी पूरे हमारे सप्ताह जो है वो 52 पूरे होते हैं। तो 3 दिन हमें एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो सीधा सा मतलब है अगर 1 अप्रैल को है बुधवार, 1 अप्रैल को है बुधवार और 3 दिन हमें और जोड़ देना है, तो हमें 3 दिन आगे जाना है, तो बुधवार से हुआ बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार के बाद हुआ शुक्रवार, और शुक्रवार के बाद आ गया हमारा शनिवार। तो 3 दिन बाद अर्थात 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात कितने दिन बढ़ जाएंगे 3 दिन बढ़ जाएंगे,
और 3 दिन बढ़ जाएंगे तो बुधवार का बाद जो तीसरा दिन हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। तो उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद हम अगर 27वां प्रश्न देखें कि दिए गए न्यून कोण के पूरक व समपूरक कोणों का अंतर क्या है। तो पूरक कोण क्या होता है? पूरक कोण का मतलब होता है कि जिनका योग होता है 90 अंश। और संपूरक कोण क्या होता है? संपूरक कोण का मतलब होता है कि जिन कोणों का योग होता है 180 अंश। पूरक का मतलब है जिन दो कोणों का योग होता है 90, और संपूरक का मतलब है जिन दो कोणों का योग होता है 180। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक कोण है न्यून कोण, ठीक, यक्स। न्यून कोण क्या है? एक्स। अगर एक्स का हम संपूरक निकालें, एक्स का जो है सबसे पहले हम निकाल लेते हैं पूरक कोण। तो एक्स का पूरक कोण हो जाएगा 90 माइनस एक्स। और अगर x का हम निकालें संपूरक कोण तो ये हो जाएगा 180 माइनस एक्स। ठीक। तो x हमारा क्या है? न्यून कोण है। x का पूरक हो गया 90 माइनस एक्स, x का संपूरक हो गया 180 माइनस एक्स। कह रहा है दोनों का हमें अंतर निकालना है। तो अंतर का मतलब है 180 माइनस एक्स में से हम घटा देंगे 90 माइनस एक्स। घटाएंगे तो 180 माइनस एक्स, माइनस ब्रेकेट हटाएंगे तो 90, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस हो गया x। ये हमारा x से माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा। 180 में से 90 घटाएंगे तो उत्तर आ जाएगा 90। आंसर हमारा हो जाएगा बी सही, अर्थात दिए गए न्यून कोण के पूरक और संपूरक कोणों का अंतर कितना हो जाएगा? 90 अंश। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, 3 प्रश्न और है, जल्दी से देख लेते हैं। हमारा सवाल नंबर 28 है, कह रहा है कि कितने समय में टी हमें निकालना है। 16 सही 2/3, 16 सही 2/3 वार्षिक ब्याज की दर से, ये हमारा हो गया आर। साधारण ब्याज मूलधन का 5/6 होगा। साधारण ब्याज एसआई कह रहा है ये कितना है? मूलधन पी का 5/6 है। तो सीधा सा फार्मूला है एसआई बराबर पी आर टी बटे 100। एसआई कितना कह रहा है? एसआई कह रहा है 5/6 पी। मूलधन का कितना? 5/6। मूलधन को हम मान लेते हैं पी। आर हमारा दिया गया है 16 सही 2/3। 16 सही 2/3 को लिख सकते हैं 16×3 = 48, 2 50/3%। तो ये हो गया हमारा 50/3। और टी हमें निकालना है, बटे हो गया हमारे पास 100। इसी को हल कर लेंगे तो पी से पी हमारा क्या होगा? कट जाएगा। यहां से देखें तो 5×100/6, और 50/3 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 3/50 बराबर टी। ठीक। तो ये हमारा 50×2 100 हो गया, और 2×3 = 6 हो गया। तो टी बराबर हो गया हमारा 5 वर्ष। उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, सवाल नंबर 29। 10 दर्जन की दर से केले खरीद कर 12 रुपए के 10 केले की दर से बेचने का लाभ प्रेषित होगा। कह रहा है रुपए 10 की, अर्थात 10 रुपए दर्जन की दर से केले खरीदे गए। मतलब इसका मतलब है, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो क्रय मूल्य है वो है 10 रुपए के दर्जन, अर्थात 12 केले। 10 रुपए के कितने केले? 12 केले खरीदा गया। और विक्रय मूल्य बेचा कितने में गया? कह रहा है कि 12 रुपए में कितने केले बेचे गए? 10 केले बेचे गए। ठीक। 10 रुपए में 12 केले खरीदे गए और 12 रुपए में 10 केले बेचे गए। ठीक। इसको अगर फार्मूले से लगाएंगे तो दिमाग हो जाएगा खराब। इसको लगाते हैं बहुत ही आसान से ट्रिक से। कह रहा है कि 10 रुपए में 12 केले खरीदे गए हैं। ठीक। तो अगर हम 100 रुपए के केले खरीदेंगे, 100 रुपए के केले खरीदेंगे तो हमें मिलेंगे 120 केले। तो विक्रय मूल्य हमारा कितना आ गया? 100 रुपए। ठीक। 10 रुपए के अगर हम 12 केले खरीद रहे हैं, इसका मतलब हम 100 रुपए कितने केले खरीदेंगे? 120। ठीक। तो हमने 100 रुपए, हमारा जो क्रय मूल्य आ गया कितना आ गया? 100 रुपए। अब हमें 120 केले अगर हमें बेचने हैं, तो 10 केले हम कितने में बेच रहे हैं? 12 रुपए में। तो 120 केले कितने में बेचेंगे? 120 केले, 10 केले 12 के, तो 120 किलो हो जाएगा 12 बराम में 144 रुपए के। तो ये हमारा हो गया विक्रय मूल्य। ये हमारा क्या हो गया? विक्रय मूल्य। हमें निकालना है प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ अगर निकालें, प्रॉफिट निकालें, तो क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य इंटू 100। विक्रय मूल्य हमारा है 144, क्रय मूल्य हमारा है 100। यहाँ पे देखें विक्रय मूल्य हमारा कितना? 120 केले बेच रहे हैं 144 में,
और 120 के लिए हमने खरीदे हैं 100 रुपए में, तो 144 माइनस 100 बटे 100 गुणे 100, 100 से 100 कट जाएगा। 144 में 44 100 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 44। तो हमारा प्रतिशत लाभ आ गया 44%। उत्तर अगर देखें तो हमारा बी है, हमारा सही है। ठीक। और इसके बाद हमारा लास्ट सवाल है आज का, यदि किसी संख्या का 30% उस संख्या के 3/4 से 63 कम है। ठीक, जैसे सवाल कह रहा है वैसे लिख लेते हैं कि किसी संख्या का 30%, यक्स का 30% उस संख्या के 3/4 से, उस संख्या के 3/4 से कितना कम है 63 कम है। बस यही स्टेटमेंट हमें हल करना है। तो 30x/100 बराबर 3x/4 माइनस 63। 63 को बराबर के बाईं ओर ले आते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं 3x/4 माइनस 30x/100। 30x उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा। दोनों के हर को बराबर कर लेते हैं, यहाँ पे 4 है, इसको 100 करेंगे तो कितने से गुणा करना पड़ेगा 25 से। 25 चौका, इसको अगर हम 25 से गुणा करेंगे नीचे तो 25 से गुणा कर देंगे ऊपर। 25 चौका 100 और 25 दिए 75x, और ये हो गया हमारा 30x/100। दोनों का हर बराबर है तो 75 में से 30 जाएगा, कितना आएगा, हो जाएगा 45x। 45x हमारा बराबर है 63 के। 45x/100 बराबर कितने के 63 के। तो x बराबर हमारा हो जाएगा 63 गुणे 100/45। 9 से काटेंगे, 9 पचे 45, 9 से 63 और 5 विषम में 100, तो 7 दूनी 14, 140। तो उत्तर हमारा आ जाएगा x की वैल्यू कितनी 140। तो वह संख्या कौन सी होगी 140 होगी। तो ये हमारे हो गए 2021 के यूपी टेट प्राइमरी लेवल में पूछे गए प्रश्नों के हल। ठीक, यूपी टेट प्राइमरी लेवल में पूछे गए प्रश्नों के हल 2021 का पेपर था। इसमें से कुछ टॉपिक आप लोग पढ़े होंगे, कुछ टॉपिक आप लोग नहीं पढ़े होंगे, तो चिंता की कोई बात नहीं है। जो टॉपिक हमने नहीं पढ़ा है जो वो आगे की क्लासेस में पढ़ाई जाएंगी। जैसे जैसे आप टॉपिक पढ़ेंगे वैसे वैसे आप प्रश्नों को भी आसानी से हल कर पाएंगे। जो लोग पहले से टॉपिक पढ़े हुए हैं उन लोगों को प्रश्न हल करने में आसानी होगी, या प्रश्न समझने में भी उन्हें आसानी होगी। तो आज का मकसद केवल इतना था कि किस प्रकार के प्रश्न जो हैं यूपी टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं, कैसे उन्हें हमें हल करना है कम समय में, किस तरीके के हमें वहाँ पे मेथड लगाने हैं, किस तरीके से हमें सोचना है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये हमारा ज्ञानवाड़ी चैनल, यहाँ पे हम यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट और अन्य परीक्षाओं की तैयारी जो है कराई जाती है। तो अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या होती है इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या हमें मेल भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।